नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर से हमने रियल एनालिसिस स्टार्ट किया था सेकंड ग्रेड के लिए और बीएससी वाले भी इस क्लास को देख सकते हैं, ऐसा मैंने कहा था। और पिछले लेक्चर के अंदर हमने क्षेत्र अभिगृहित के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि क्षेत्र अभिगृहित क्या होता है। थोड़ा सा उसको रिपीट कर देता हूँ क्योंकि यही ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो क्षेत्र अभिगृहित क्या था कि मान लीजिए आपके पास कोई सेट है जिसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट होने चाहिए और उसमें आप बीजीय संक्रियाएं लगाते हैं प्लस और डॉट संक्रिया के लिए, वो आपका प्लस के लिए आबेली ग्रुप हो और गुणन संक्रिया के लिए भी आबेली ग्रुप हो। हमने एग्जाम्पल्स भी किए थे, मैंने आपको बताया था क्षेत्र अभिगृहित। अब ये उदाहरण याद रखने हैं, कौन कौन से थे। एक तो आपका आर था, ठीक है, यानी रियल नंबर है वो क्षेत्र अभिगृहित होगा। और ये क्षेत्र अभिगृहित, क्रम अभिगृहित, पूर्ण अभिगृहित, सभी आर तीनों चीज होगा। धीरे धीरे हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो उन प्रत्येक चीज पर हम बात करेंगे। दूसरा हमने पढ़ा क्यू, ये भी आपका क्या होता है, क्षेत्र होता है। और एक आपका सी जो कॉम्प्लेक्स नंबर वाला है, ये भी आपका क्षेत्र होगा। केवल मात्र ये क्षेत्र 3 ही होंगे, ना प्राकृत संख्या थी ना आपकी पूर्णांक संख्या थी, ये 2 आपके क्षेत्र नहीं थे, बस केवल मात्र ये 3 आपके क्षेत्र थे। ये तो हो गया क्षेत्र अभिगृहित। अब हम पढ़ेंगे क्रम अभिगृहित। अलग अलग चीजें हैं, क्रम अभिगृहित, पूर्ण अभिगृहित, और उनमें से भी चीजें हटती जाएंगी। अब देखना क्रम अभिगृहित में क्या चीजें होंगी, इनमें 2 ही बचेंगी लास्ट में, ये सी हट जाएगा। कैसे हटेगा उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और इसके नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्रम अभिगृहित, इंग्लिश में कहेंगे इसे ऑर्डर, ठीक है, क्रम अभिगृहित। अब देखना क्या होता है क्रम अभिगृहित। मान लो आपके पास 2 एलिमेंट जो एफ है, एफ के अंदर 2 एलिमेंट ए और बी हैं, एफ क्रम अभिगृहित होगा। इसके अंदर यदि आपके 2 ए और बी के लिए जो एफ के अवयव हैं, एफ के अवयव ए कोमा बी, ये जो 2 आपके एलिमेंट हैं ये क्रम अभिगृहित कहलाएंगे। यदि जो मैं अब नीचे बात लिख रहा हूं उसके लिए केवल मात्र एक सत्य हो, क्या कि मान लीजिए ए बी मान लिया आपने, या एक्स कोमा वाई मान सकते हैं, एक ही बात है, एक्स कोमा वाई बिलोंग टू आपका एफ है। निम्न में से केवल एक ही सत्य होना चाहिए, इसके लिए केवल मतलब एक ही, निम्न के लिए केवल एक सत्य हो। अब जो बात बताऊंगा उसके लिए केवल मात्र एक बात ही सत्य होनी चाहिए। क्या, देखना ध्यान से, थोड़ी मोटी आपको लग रहा होगा कि ये चीज़ें थोड़ी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं है। याद करने वाली चीज़ें मैंने आपको बता दिया कि आपको वो चीज़ें याद रखनी है। ऐसे ही चीज़ें आपको याद करवाता चलूँगा मैं, ये करनी पड़ेगी, चीज़ें याद करोगे तभी इसमें आएंगे। फ्री के नंबर हैं ये, थोड़ा बहुत समझोगे, फ्री के नंबर हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करने की सोचोगे तो कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, बिल्कुल फ्री के नंबर हैं ये, ठीक है। तो क्रम अभिगृहित के अंदर क्या होगा कि यदि x ग्रेटर देन y हो, या आपका x बराबर y हो, या फिर x लेस देन y हो, इन 3 के लिए एक ही बात सत्य होनी चाहिए। यानी या तो जो x ग्रेटर देन y हो या x लेस देन y हो, ऐसा सेट लेना है हमें, ऐसा सेट या ऐसा फील्ड लेना है जिसके 2 अवयव आप लें तो उनके मध्य ये संबंध होना चाहिए, उनके मध्य ये संबंध होना चाहिए कि या तो वे दोनों बराबर हों या एक दूसरे से बड़े छोटे हों। देखो तीनों बात है, तो बताओ किस किस के लिए ये बात हो सकती है। अगर मैं बात करूं रियल नंबर के लिए, अगर मैं आर की बात करूं, आर की बात करूं, देखो आर के अंदर क्या ऐसा होगा, देखो कोई भी संख्या मान लो आप 2 3 ले रहे हैं, आर में से 2 3 आपने ले लिया, तो क्या इसमें से कोई रिलेशन बन रहा है क्या। देखो 2 आप कह सकते हैं कि 2 छोटा है 3 से, तो ये रिलेशन बन गया ना, बन रहा है। देखो ऐसे कोई आर में से कोई भी आप वैल्यू ले सकते हैं, उसके लिए ये अर्थ बनेगा। तो यानी आर क्या है आपका, क्रम अभिगृहित है। बस यही तो चीजें हैं, थोड़ा सा समझो इन चीजों को। इससे इस नियम को त्रिविभागीय नियम कहेंगे। जो ये नियम है ना आपका, इस नियम को त्रिविभागीय नियम, दोबारा भी समझाऊंगा, चिंता मत करो।
देखना क्या कहता है ये नियम, यानी कोई क्षेत्र है, सबसे पहले देखो हमने क्रम जो अभी आपने पढ़ा था क्षेत्र अभिगृत, सबसे पहले तो वो क्षेत्र होना चाहिए एफ, ये तभी लगेगा कोई क्षेत्र है। फील्ड क्रम अभिगृत होगा यदि इसके दो अवयव ये इस नियम की पालना करें और इसमें से केवल मात्र एक बात सत्य हो, तीनों नहीं, इनमें से केवल एक बात सत्य होनी चाहिए। अब देखो आर हमने लिया है, आर क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। समझ में आएगी, बिल्कुल समझ में आएगी चीजें। वास्तविक संख्या है आर, इसमें से कोई भी दो आपने संख्या ले ली 2,3, ठीक है। अब 2,3 में क्या इनमें से कोई रिलेशन बन रहा है, क्या बन रहा है ना, देखो 2 3 से छोटा है तो ये देखो ये संबंध बन गया। यहां पर कोई भी वैल्यू ले लें 5,4 ले लें तो क्या है, ये 5 ग्रेटर देन 4 है। अगर आप दोनों 5 ले रहे हैं तो 5 बराबर 5 है, तो ये इनमें से नियम बन रहा है। तो यानी कुल मिलाकर इनमें से एक बात सत्य है, तो ये आपका त्रिविभागीय नियम होता है। अगर बात सत्य है तो जो आपने क्षेत्र लिया है क्षेत्र एफ, वो क्या कहलाएगा, क्रम अभिगृहित होगा, ठीक है। ये बात हुई आर के लिए कि रियल नंबर तो हो गया। रियल नंबर, अब ध्यान से सुनो, जो आपकी रियल नंबर है वो क्षेत्र अभिगृहित भी था, ठीक है, और ये आपका क्रम अभिगृहित भी है। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, देखो नमस्कार दोस्तों, अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आपके लिए जबरदस्त प्लेटफॉर्म लेकर आया हूं। साथ ही साथ इसमें एक बड़ा ऑफर आपके लिए है। तो दोस्तों प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी। अनअकैडमी के बारे में आपने सुना होगा। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जिस पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आपको पढ़ाते हैं। इसमें आपको लाइव क्लासेस, नोट्स, अनलिमिटेड एक्सेस, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप सब कुछ प्रोवाइड की जाती है। तो दोस्तों ऑफर अभी चल रहा है। सबसे पहले आप अनअकैडमी डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद अनअकैडमी अपने मोबाइल नंबर से साइन अप कर लेना। फिर उसमें जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप आरपीएससी एग्जाम की तैयारी करें, आरपीएससी सिलेक्ट करें और पहला पेपर की आप तैयारी करना चाहते हैं तो फर्स्ट पेपर का आप कोर्स परचेज करेंगे। तो आपको देखिए, अगर आप डायरेक्ट कोर्स लेंगे बगैर कोई कोड लगाए तो आपको उसमें ज्यादा पैसा पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये कोड यूज करते हैं, देखना रेफरल कोड है, ये कोड यूज करेंगे GBK10, ये कोड यूज करेंगे तो आपको तुरंत प्रभाव से 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो दोस्तों 10% डिस्काउंट, यानी जितना भी आप कोर्स परचेज करते हैं, 6 महीने का, 1 साल का कोर्स करते हैं, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मेरी तरफ से वहां पर मिल जाएगा। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड कर लो। और भी यहाँ पर लेटेस्ट कोर्सेज चल रहे हैं अनअकैडमी के, समय समय पर यहाँ पर आपके लिए मोटिवेशन स्पीचेस दी जाती हैं, ऐसे प्रोग्राम किए जाते हैं। तो आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और ये कोड यूज करना। कोई भी आप कोर्स परचेज कर रहे हैं, नीचे रेफरल कोड नाम आएगा तो वो आप यूज करना। अब मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, देखो आगे इसके बाद चलते हैं। ये आपने पहला कर लिया, इसको लिख लें कि आर आपका क्या है, आर क्रम अभिगृहित है। नोट्स आपको प्रॉपर लैंग्वेज में मिल जाएंगे, डाउनलोड कर लेना भी टेलीग्राम से पर क्लास के। आर क्या है, क्रम अभिगृहित होगा। थोड़ी बहुत भेजे में आ रही है ना बातें, वैसे कोई दिक्कत है ही नहीं, आराम से आप समझोगे। तो इसको लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। फिर एक एक करके चेक करेंगे। सी के लिए चेक करेंगे, और जो आपका क्यू है, प्रीमिय संख्या, नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या, उन सभी के लिए हम चेक करने वाले हैं। ठीक है, ये तो हो गया। अब देखो ध्यान से आगे बढ़ते हैं अपन। ये नियम याद रखना भी, ये नियम क्या है, ये नियम आपको याद रखना है। इस नियम को क्या कहेंगे, त्रिविभागीय नियम। त्रिविभागीय नियम। और नोट्स भैया देखो, इसके नोट्स बना लेना। मैं कह रहा हूं ना, फ्री के नंबर है तो फ्री के नंबर ऐसे तो नहीं मिलेंगे, थोड़ी मेहनत करोगे तभी मिलेंगे। तो ये इसके नोट्स बना लेना आप, नोट्सों से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा इनसे। यही चीज़ें एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यही आएंगे। तो ये नोट्स आप अच्छे से तैयार कर लेना। नोट्स, प्रॉपर नोट्स मैं टेलीग्राम पर चैनल पर डालने वाला हूँ, क्लास वाइज, 1 क्लास 2 क्लास ऐसे। तो वो नोट्स खुद बनाना, प्रिंट आउट मत निकालना। प्रिंट आउट निकालोगे तो चीज़ें याद नहीं रहेंगी। पहले आप लिखोगे, पहले यहाँ समझ लिया, फिर उसके बाद नोट्स लिखना। नोट्स बनाओगे तो ये चीज़ें याद हो जाएगी। मैंने क्या कहा है इसमें रियलिटी बताऊँ तो इसके अंदर ये जो चीज़ें हैं 1-2 एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल रटने वाली हैं। ये नाम आप याद रख लो, कंसेप्ट जाए बाढ़ में कहीं जाए, लेकिन ये आपने चीज़ें याद रख ली, नाम याद रख लिया, सीधा सीधा पूछेगा,
सीधा सीधा पूछेगा निम्न में से क्षेत्र है आर सी, ये आपको ऐसे ऑप्शन मिलेंगे। तो अगर आपने याद किए हैं तभी तो मैं आपको याद करवा रहा हूँ बार बार। क्षेत्र अभिगृहित मैंने आपको बताया, क्षेत्र में कौन कौन से आएंगे, आर सी क्यू, ऐसे याद रख लो आर सी क्यू, ठीक है। ऐसे ही अब क्रम अभिगृहित के अंदर बताऊंगा। तो पहला हमने कर लिया आर के लिए, आर वाला है भाई, क्रम अभिगृहित है। उसके बाद हम चेक करते हैं क्यू के लिए। क्यू क्या होता है, प्रीमेय संख्याएं आएंगी इसके अंदर, यानी अप्रीमेय संख्या को छोड़कर बाकी सारी संख्याएं इसके अंदर आएंगी। जैसे आपका 1 आ गया, 1/2 आ गया, 2 आ गया, आपका 1/3 आ गया। तो ऐसी ऐसी संख्याएं, पॉइंटों वाली संख्याएं सब कुछ आएंगी। बस अप्रीमेय संख्याएं जो रूट वाली संख्याएं हैं वो संख्या नहीं आएंगी, बाकी सभी इसके अंदर संख्याएं आपकी आने वाली हैं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं आएंगी। अब मुझे बताओ क्या इसके अंदर भी ऐसा संबंध बन सकता है क्या, क्या इसके अंदर भी ऐसा संबंध बनेगा क्या? देखो कोई भी ले लो, यहां से 1/2, 2 आपने ले लिया, तो क्या इसके अंदर भी त्रिविभागीय नियम लागू हो सकता है? क्या त्रिविभागीय नियम लागू हो सकता है? जी बिल्कुल। देखो 1/2 क्या है, छोटा है 2 से, तो ये नियम लग गया। कोई भी एक बात सत्य होनी चाहिए, कोई भी अगर एक बात सत्य है तो ये आपका नियम इसके अंदर लागू हो जाएगा। और ये आपकी जो मेन चीज है आपका, जो आपको बताना है कि क्रम अभिगृहित होगा या नहीं होगा, तो वो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा। तो ये नियम लग रहा है, तो यानी ये आपका क्यू भी क्या है, क्यू भी क्या है, क्रम अभिगृहित होगा। तो ये बात लिखनी है। तो एक चीज तो पहली क्या होगी, ऊपर लिख देता हूं, आर आपका क्रम अभिगृहित होगा। दूसरा क्यू भी क्या है, क्रम अभिगृहित होगा, ठीक है। एक चीज और रहेगी इसके अंदर जो आपने क्षेत्र के अंदर पढ़ी थी, आर क्यू सी, 3 थे। अब सी के बारे में, सी क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बात आप याद रख लेना चाहें या समझना चाहते हो तो समझ सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज सी, एक लाइन आप नोट लगाकर भी लिख लेना, सी है ना, सी क्या है आपका क्रम अभिगृहित नहीं होगा। अभी बताता हूं क्यों नहीं होगा। क्रम अभिगृहित जो आपका सी है कॉम्प्लेक्स नंबर, एक बात याद रखना, सी के अंदर छोटे बड़े का संबंध नहीं होता है। इसके अंदर आप नहीं बता सकते कि जो कॉम्प्लेक्स सम्मिश्र संख्या है कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, क्योंकि इसके अंदर काल्पनिक संख्याएं वो सम्मिश्रण होता है। तो यहां पर आप बता ही नहीं सकते छोटे बड़े का संबंध। तो यहां पर सी आपका नहीं होगा क्योंकि इसके अंदर आप छोटे बड़े का संबंध नहीं बता सकते। तो एक लाइन आपको लिखनी है, नोट लगा लेना, बढ़िया सा इंपॉर्टेंट नोट। ये क्वेश्चन यहां से आएंगे, जो लाइन कर दिया ना, अब दे देगा निम्न में से क्रम अभिगृहित नहीं है, निम्न में से क्रम अभिगृहित नहीं है। उसके अंदर आर देगा, क्यू देगा, सी देगा, उपरोक्त सभी देगा। कौन सा करोगे, सी करोगे। कब करोगे, जब आपने याद किया है, जब आपने पढ़ा है, इस चीज को समझा है तो ही कर पाओगे ना। तो देखो सी क्या है, नोट लगाना है, तो सी क्या है आपका, सी प्लस और डॉट के लिए ये आपका क्रमित क्षेत्र नहीं है। क्रमित क्षेत्र, ये क्षेत्र जरूर है लेकिन क्रमित क्षेत्र जो आपने कर रहे हैं ना, क्रम अभिगृहित, एक ही बात है, क्रमित क्षेत्र नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जो सी के अवयव हैं, सी के अवयव हैं, इन तीनों में से कोई सा भी गुणधर्म का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि सी के का कोई भी अवयव लिख सकते हैं त्रिविभागीय नियम की पालना नहीं करेगा। ये नियम की पालना नहीं करता या आप लिख सकते हैं, या कोई छोटी लाइन लिख सकते हैं, या सम्मिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता। सम्मिश्र संख्याओं में छोटे बड़े का संबंध नहीं होता, यानी आप नहीं बता सकते कि कौन सी वैल्यू आपकी छोटी है कौन सी वैल्यू बड़ी है, संबंध नहीं होता। तो ये बस ये लाइन आपको याद रखनी है, ज़्यादा कोई खास बात नहीं है, बस ये एक याद रख लेना, सी नहीं होगा। तो केवल मात्र इसके अंदर दो ही है, आर और क्यू, क्रम अभिगृहित दो ही होंगे, क्रमित क्षेत्र दो ही होंगे, आर और क्यू।
और जो आपका क्षेत्र है साधारण क्षेत्र उसके अंदर RQC भी आएगा। तो क्या इसके अंदर, अब देखो मैं आपसे पूछता हूं, मैंने कहा था ना 1% पूछूंगा आपसे, अब मुझे बताओ प्राकृत संख्या क्या क्रमिक क्षेत्र होगी। ये देखो N और Z, जो आपका N और Z है, N और Z ये जो आपका है, क्या ये क्रमिक क्षेत्र होंगे? बताओ शाबाश। नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि देखो मैंने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन बताई है कि जो क्रम अभिग्रहित है उसमें सबसे पहले अप फील्ड होना चाहिए, फील्ड की कंडीशन लागू उसके अंदर होनी चाहिए। लेकिन फील्ड तो कितने आपके 3 ही है, RQC, ये तो आपके फील्ड पहले ही नहीं थे, तो ये फील्ड नहीं थे तो ना तो ये आपका क्रम अभिग्रहित हो ही नहीं सकता, जांच ही नहीं करनी है आपको, ये तो होंगे ही नहीं 100%, ये बात याद रखनी है। तो फील्ड होने चाहिए पहले, फील्ड होंगे तभी आप क्रम अभिग्रहित की जांच करोगे कि है या नहीं, तभी ये त्रिविभागीय नियम लगाओगे, है ना, समझे बात को? ठीक है, बस ये तो इसमें तो जांच ही नहीं, क्योंकि लिख सकते हैं आप, क्योंकि ये क्षेत्र नहीं है, लिख लो इनको। फिर एक दो छोटी छोटी चीजें और है इसके अंदर जांच करने वाली, वो भी आपको मैं जांच करवाता हूं। अब देखो ये एक तो ये जांच कर लिया आपने त्रिविभागीय नियम, दूसरा आप जांच कहां से कर सकते हैं, ये चीजें एक ही हैं, बस ये नियम एक आप याद रख सकते हैं, बाकी ये चीजें वैसे नहीं पूछेंगे। एग्जाम्पल आपको मैंने पूछने वाली चीजें बता दी ना, क्या पूछेगा वही चीजें पूछेगा बस, लेकिन ये चीजें थोड़ी बहुत पढ़नी पड़ेगी हमें। संक्रामक नियम, संक्रामक नियम, ये देखो क्या होगा कि मान लीजिए आपकी जो x, y, z ये 3 वैल्यू हैं, ये फील्ड से बिलोंग करती हैं। यदि x ग्रेटर देन y हो, ठीक है, y ग्रेटर देन z हो, तो क्या होना चाहिए, x ग्रेटर देन z होगा। ये संक्रामक नियम है, यानी आप ले रहे हैं 3 वैल्यू ले रहे हैं जिसमें x है वो y से बड़ा है, ठीक है, y है वो z से बड़ा है, तो यानी इनमें सबसे बड़ा कौन है, x ही तो हुआ, यही तो बात कह रहे हैं। ये जो लॉ की पालना करेगा वो भी आपका क्या होगा, क्रम अभिग्रहित होगा। ये पहला लॉ है ट्रांसिटिव लॉ या संक्रामक नियम। ऐसे ही जो दूसरा लॉ होगा, एक आता है योज्य एकदिष्ट नियम, मोनोटोन लॉ फॉर एडिशन। वही चीजें इसके अंदर भी क्या कि जो आपका अब लॉ योग है तो जोड़ के लिए आएगा, एक्स वाई जेड है वो एफ से बिलोंग करता है। अगर आपका जो एक्स है वो ग्रेटर देन वाई है तो क्या होगा, देखो यहां से, तो जो एक्स प्लस जेड है, यानी आप जोड़ रहे हैं एक्स बड़ा है वाई से, तो x प्लस जेड यानी जेड वैल्यू जोड़ रहे हैं, दोनों के अंदर आपने y प्लस जेड जोड़ दिया, तो इनमें देखो बड़ा कौन सा हो गया, देखो x बड़ा है y से और ये दोनों में चीज तो सेम जोड़ दी, तो रिजल्ट कौन सा बड़ा आएगा, यही तो आएगा। ये अगर नियम की जो पालना करता है वो भी आपका क्या होगा, क्रम अभिग्रहित होगा। समझ के बात को, क्या होगा, क्रम अभिग्रहित होगा। ऐसे ही गुणन के लिए भी गुणन क्षेत्र एकदिष्ट नियम, बस ये नॉर्मल चीजें हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं। इंपॉर्टेंट चीज क्या थी, जो आपका त्रिविभागीय नियम था वो इंपॉर्टेंट था। ये तो देखो आपके सिलेबस के अंदर है तो थोड़ी थोड़ी चीजें करवानी पड़ेगी हमें। एग्जाम क्वेश्चन तो मैंने बता दिया कहाँ से आएगा, फिक्स है, वहाँ से क्वेश्चन निश्चित रूप से आएगा, लेकिन ये चीज़ें भी हमें पढ़नी है। रेयर चांस ऐसा कुछ चीज़ें बन जाए
ना, चीज़ें छोड़ तो नहीं सकते हम कुछ भी, चीज़ें तो हमें करनी पड़ेगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको मैंने बता दी। ऐसा इसके साथ x, y, z बिलोंग टू f, अगर x ग्रेटर देन y है तो जो x z ग्रेटर देन किससे होगा, y z, ये गुणा के लिए हो गया। तो ये है आपके कर्म अभिगृहित, ये आपने पढ़ लिया। अब कर्मित क्षेत्र, कर्मित क्षेत्र क्या होगा, अगर कोई कर्म अभिगृहित के नियमों की पालना करता है, कोई क्षेत्र f है, वो अगर कर्म अभिगृहित के जो नियम है, ये लॉ मैंने लगाए हैं, उनकी पालना करता है तो वो कर्मित क्षेत्र भी होगा। तो कर्म अभिगृहित की पालना कौन कर रहा था, R और Q ही, तो R और Q ही कर्मित क्षेत्र हैं, C कर्मित क्षेत्र नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर वो कर्म अभिगृहित के नियमों की पालना नहीं करता। तो ये छोटा सा टॉपिक हो रहा है इसके अंदर, ये छोटे छोटे डेफिनेशन है। इसलिए तो कह रहा हूं ये नोट्स आप बना लेना अच्छे से, और मैंने अच्छे से बना रखे हैं, तो वो आप डाउनलोड करके लिख लेना अभी उनको। कर्मित क्षेत्र, ऑर्डर्ड फील्ड, कर्मित क्षेत्र इसे कहेंगे ऑर्डर्ड फील्ड, ठीक है। तो कर्मित क्षेत्र कौन होगा, कौन होगा कर्मित क्षेत्र, वह क्षेत्र जो कर्म अभिगृहित के नियमों की पालना करता है, कर्मित क्षेत्र कहलाता है। वह क्षेत्र लिख सकते हैं डेफिनेशन, वह क्षेत्र जो कर्म अभिगृहितों की पालना करता है, कर्म अभिगृहितों के पालना करता है, कर्मित क्षेत्र कहलाता है। अब मुझे बताओ कर्मित क्षेत्र कौन कौन होगा। नंबर 1, क्या ये R जो आपने लिया था, R क्या है, कर्मित क्षेत्र होगा, बिल्कुल होगा, कर्मित क्षेत्र है। दूसरा, जो आपने Q पढ़ा था, ये भी क्या है, कर्मित क्षेत्र है। तीसरा, C कर्मित क्षेत्र नहीं है, कर्मित क्षेत्र नहीं है। देखो C कर्मित क्षेत्र क्यों नहीं है, क्यों नहीं है C कर्मित क्षेत्र, क्योंकि यह कर्म अभिगृहितों की पालना नहीं करता है, क्योंकि यह त्रिविभागीय नियम की पालना नहीं करता था, इसके अंदर छोटे बड़े का संबंध आप नहीं बता सकते थे, तो ये क्या है आपका, नहीं होगा। क्योंकि लिख सकते हैं, क्योंकि C है कर्म अभिगृहितों की के नियमों की पालना नहीं करता, नहीं करता। तो ये आपका हो गया कर्मित क्षेत्र, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों 1-2 दिन आपके लिए छोटी क्लासेस में डाल रहा हूँ, उसके बाद आपके लिए 50-40 मिनट की क्लासेज, 1-1 घंटे की क्लासेस अरेंज करवाने वाला हूँ। तो 5-4 दिन ऐसे छोटी छोटी क्लासेस मिलेंगी, ताकि ये जो चीज़ें हैं, रटने वाली चीज़ें हैं, ये चीज़ें याद करने वाली कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए। बार बार इनको इतना इतना याद रखोगे तो इनमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, क्वेश्चन कहीं से बन सकता है, तो यहाँ से क्वेश्चन पुटअप होंगे। इसलिए थोड़ा बहुत आप इन चीज़ों को याद करें। तो 1-2 दिन आपके लिए छोटी क्लासेस आएंगी, जब इसमें जो हम चीज़ें पढ़ेंगे, अब सारी अनुक्रम कोई सीरीज़ की अनुक्रम था, उसमें आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल चीज़ें हैं, तो उसमें फटाफट हम करेंगे, ठीक है। और समाकलन आपके वहाँ पर चल रही रहे दूसरी क्लास के अंदर, तो वो भी आपका जल्दी ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। तो ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं है, इंपॉर्टेंट चीज़ें तो मैं लगभग कंप्लीट करवा चुका हूँ। देखो अवकलन समाकलन कंप्लीट हो गए, तो लगभग चीज़ें 20 क्वेश्चन आते हैं अवकलन समाकलन में से, 40 नंबर का काम अवकलन समाकलन में से आता है, तो वो चीज़ें हमारी लगभग कंप्लीट होने वाली हैं, तो कोई दिक्कत आपको होगी भी नहीं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा शेयर ज़रूर करना अपने दोस्तों के साथ। इसमें आपको जल्द ही मैं बड़ी बड़ी क्लासेस भी आपके लिए फटाफट चीज़ें अब कराऊंगा, चिंता मत करो, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। चलिए, अगर अच्छी लगी है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही, धन्यवाद।